जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कॉस्ट अकाउंटिंग और एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग। पिछला वीडियो मैंने एक ओवरव्यू दिया था कि क्या होता है यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल आउटपुट और इसमें अकाउंटिंग कितने तरीके से की जाएगी, जहां पर मैंने बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट और मेमोरेंडम प्रोडक्शन अकाउंट तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या फिर कॉस्ट शीट कैसे तैयार की जाती है। देखो, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? अगर आपको यूनिट कॉस्टिंग नहीं आती तो टेंडर प्राइस नहीं हो पाएगा, और अगर आपको यूनिट कॉस्टिंग नहीं हो आती तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आप तैयार नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक चैप्टर नहीं आता तो और अगले दो चैप्टर आपके सही से क्या मतलब हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें भी आपको कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना पड़ता है। तो जब हमें कॉस्ट शीट ही नहीं आती तो कैसे करेंगे टेंडर प्राइस और कैसे करेंगे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो कुल मिलाकर समझ लीजिए कि आपके 7 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर पहले ही बाहर हो जाएंगे, तो 4 चैप्टर पे आप पूरा पेपर देंगे अपना। इस वजह से इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। पहली बात तो मतलब पढ़ना जरूरी हो गया। दूसरी बात, जब पढ़ना जरूरी हो गया तो कैसे प्रिपरेशन करी जाए। देखो, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर है, अर्थात अगर आपको स्टेटमेंट सही तरीके से समझ में आता है, वैल्यूज सही तरीके से समझ में आती हैं, कौन सी वैल्यू किससे रिलेटेड है ये आपको समझ में आता है, या यूं कह लें स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया है, तो फिर चैप्टर कठिन नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस को समझना रह जाएगा। वैल्यूज हमको पता है कि कौन किससे रिलेटेड है, उसको वहीं पे रखना है, हमारा आंसर आएगा और नंबर पूरे मिलेंगे। सिर्फ आंसर ही नहीं आएगा, चीजें भी आपको समझ में आएंगी। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट समझ में आया तो समझ लीजिए 80% आपका काम हो गया। 20% के चेंजेस रहेंगे, उनको आप सही तरीके से समझकर अपना पूरा क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो आज हम लोग कंप्लीट स्टेटमेंट की ही बात करने वाले हैं। तकरीबन 20 मिनट का ये वीडियो होगा, जिसके अंदर हम लोग पूरा स्टेटमेंट समझ लेंगे। अगर लगातार आप बने रहे तो फिर आगे से आप भूलेंगे भी नहीं, इस बात का भी मैं आपको वादा करता हूं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है। मन करे तो कर लीजिएगा, ना मन करे तो छोड़ दीजिएगा, छोड़ तो रहे ही हैं। चलिए, तो हम देखते हैं, आज बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट सीट। ओके, कॉस्ट सीट का फॉर्मेट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कॉस्ट सीट के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट सीट इन्वॉल्व नहीं है। इस वजह से हम कॉस्ट सीट बता रहे हैं। जो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट सीट है या कॉस्ट सीट जो होती है, ये एक निश्चित डेट पर तैयार करी जाती है, तो उसको कहते हैं फॉर द पीरियड इंडेड। इसको मंथली भी बना सकते हो, हाफ ईयरली भी बना सकते हो, एनुअली भी बना सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो और जैसी आपकी आवश्यकता, उसके आधार पर इसको तैयार किया जाता है। ओवरऑल सभी कॉस्ट आज हम समझ लेंगे यहां पर इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, आपको बस क्या करना है, अगले 20 मिनट लगभग हमारे साथ बने रहना है, चीजें आपको सब कुछ समझ में एकदम आ जाएगा। ऐसा प्रयास हमारा है। कितना सार्थक है ये तो आप ही बता सकते हैं। कहां पर बताएंगे, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, उधर आप हमको ये चीज बता सकते हैं कि जो भी मैं प्रयास कर रहा हूं वो सार्थक हो रहे हैं या नहीं, अर्थात आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो इस तरीके से आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रहेगा, जिसके अंदर ये कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, अर्थात यहां पर हम विवरण देते हैं कि क्या वैल्यू है। ये कॉलम होता है टोटल कॉस्ट का, और ये होता है कॉस्ट पर यूनिट का, और यहां पर हम लोग लिखते हैं आउटपुट। कॉस्ट शीट होगी तो आउटपुट लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट होगा तो नहीं लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट होगा तो ये वाला कॉलम भी नहीं बनाएंगे,
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट, बस ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसे ही बनाते हैं। तो देखो स्टार्टिंग कहां से करते हैं, हमको कहां चलना है, एक चीज समझो, हमें कहां चलना है, प्रोडक्शन टू सेल्स चलना है। कहां, उत्पादन से लेकर बिक्री तक चलना है। कहां चलना है, उत्पादन से लेकर बिक्री तक चलना है। क्या क्या चीजें आती हैं जब हम उत्पादन से लेकर बिक्री तक चलते हैं। नंबर 1 पर हमको चाहिए होता है मटेरियल, नंबर 2 पर चाहिए होता है लेबर, नंबर 3 पर चाहिए होता है मशीन, नंबर 4 पर चाहिए होता है ऑफिस, नंबर 5 पर चाहिए होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, और नंबर 6 पर चाहिए होती है सेल्स। ठीक, ये क्रम होता है हमारा, ये सब कुछ चाहिए होता है। इसी क्रम में हमने एक्सपेंसेस को तोड़ा है, हमने नहीं, ये जो यूनिट कॉस्टिंग का प्रोसेस है उसने इसी क्रम में एक्सपेंसेस को तोड़ा हुआ है। तो नंबर 1 पर क्या आया, मटेरियल। तो पहली कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की होती है, ओके। आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में एक एक कॉस्ट आपको पता होना चाहिए, एक एक वर्ड पता होना चाहिए, उसको और किस नाम से जाना जाता है ये भी पता होना चाहिए, और इसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनेंगे। तो पहली मटेरियल की कॉस्ट करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसको अंदर ही लिख लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अगर हम पहले से प्रोड्यूसर हैं तो, और अगर नए नए प्रोड्यूसर हैं तो ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, नील होगा, ओके। फिर क्या करते हैं, यहां रॉ मटेरियल चाहिए क्योंकि हम प्रोडक्शन में आए हैं, प्रोडक्शन फिनिश गुड्स थोड़े आएगा, यहां पर इसके साथ ऐड करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कर लिया। ऐड करते हैं कैरिज इनवर्ड, ऐड करते हैं कैरिज इनवर्ड ना दिया गया हो तो फ्रेट ऑन परचेज, ऐड करते हैं एक्साइज ड्यूटी। ये सब कुछ जितना जो कुछ दिया होगा उसको ऐड कर लेंगे, यहां टोटल कर दिया। देखो सब कुछ ऐड कर रहे हैं, यहां सब कुछ ऐड किया ओपनिंग स्टॉक के साथ, टोटल किया, इसमें से माइनस करते हैं। और यकीन मान लीजिए अगर आप ये 20 से 25 मिनट हमारे साथ रहे तो फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा, भी समझते हुए याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आप पूरा यूज नहीं कर पाएंगे, कुछ आपके पास रह जाएगा। किस चीज का क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। इसको माइनस करेंगे, जो बचेगा फिर यहां लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे स्पॉइलेज ऑफ, आरएम का मतलब है रॉ मटेरियल। जब प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं तो कुछ माल हमारा स्पॉइलेज नष्ट हो जाता है, तो नष्ट हो गया तो वो तो उत्पादन में आया ही नहीं। जितना स्पॉइलेज होता है, जितना स्क्रैप होता है, उससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। इस बात को याद रखना, ये पूछा जाएगा। स्पॉइलेज का पर यूनिट कॉस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बढ़ जाती है। स्क्रैप का पर यूनिट कॉस्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो स्पॉइलेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा, उसको भी माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा यहां लिख लेंगे। फिर इसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड। कई बार क्या होगा, कुछ छिजन निकलता है, स्क्रैप निकलता है मटेरियल का। जैसे लकड़ी का उत्पादन आप देखें घर पे, कभी आपके कारपेंटर का काम चल रहा हो, लकड़ी का काम चल रहा हो, तो आप देखते हैं विंडो दरवाजा जब बनता है तो उससे कुछ छीलन निकलता है, वो बिक जाता है, वो स्क्रैप है, वो उसका अवशेष है, वो बिकेगा, कुछ रुपया मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट में से जो मिल जाएगा वो मेरी कॉस्ट थोड़े, वो तो मेरी कॉस्ट को कम कर देगा। तो यहां हम उसको, चूंकि हम बात कॉस्ट की कर रहे हैं, इस वजह से उसको यहां पर माइनस कर देते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस विच एवर इज हाई, उसको माइनस किया जाता है। कॉस्ट और इनवॉइस विच एवर इज हाई। लागत जैसे 4000 रुपए का स्क्रैप था, 5000 में बेच दिया गया, तो 5000 माइनस कर देंगे। 4000 रुपए की लागत का माल
स्क्रैप में हो गया, स्क्रैप हो गया, उसको 2000 में बेचा, तो हम 4000 की कॉस्ट जो है उसको माइनस करेंगे। ओके, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज हाई विल बी लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, क्लियर? जी सर क्लियर। अब यहां ये सब ऐड और लेस करने के बाद में हमने अमाउंट को यहां लिखा। जो भी मेरा आउटपुट है, यहां कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? कॉस्ट पर यूनिट का मतलब होगा टोटल कॉस्ट और एक्सपेंस डिवाइडेड बाय आउटपुट। ओके, जैसे मान लो हम 1000 यूनिट बना रहे हैं और यहां मेरा जो रॉ मटेरियल आया ये 25,000 आया, तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये 25 रुपया पर यूनिट रॉ मटेरियल यूज्ड कर लिया हमने। एक इकाई बनाने में मटेरियल कितने का लग जा रहा है? 25 रुपए का लग जा रहा है। बात क्लियर हो गई? इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर जो मैंने बताया इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज, उनमें सब कॉमर्स विद वेदशिरा के नाम से हैं, कहीं पर भी आप कुछ भी पूछो, मैं रिस्पॉन्स देता हूं अपनी सामर्थ्य अनुसार। चलिए, तो यहां पर ये हो गया मेरा। इस कॉस्ट को क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। और अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है ना, तो आप इन सभी कॉस्ट को हाईलाइट करते हुए लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपकी इन्हीं कॉस्ट को देख करके ही क्वेश्चन को एग्जामिन करता है। ओके, वो पूरा स्टेटमेंट 2 पन्ने का नहीं पढ़ेगा, वो केवल यही मेन कॉस्ट आपकी देखता है कि इनका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इनको हाईलाइट करके लिखेंगे। कॉस्ट आ गई मेरी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। अब देखो मटेरियल का काम खत्म हो गया, पूरा हो गया। अब कौन आता है? लेबर आता है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के साथ में हम लोग ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं? डायरेक्ट लेबर। ओके, ऐड करते हैं चार्जेबल एक्सपेंसेस, ऐड करते हैं प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ऐड करते हैं रॉयल्टी। ओके, ये सारे के सारे खर्चे जो हैं ये यहां पर ऐड कर दिए जाते हैं मटेरियल के साथ, क्योंकि ये सब के सब लेबर से रिलेटेड हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ओके, यहां ध्यान रखिएगा जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब ऐड कर दिए जाते हैं, और इनका अमाउंट हम यहीं पर लिखते रहते हैं। इनकी पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी? जैसे मान लो मेरा डायरेक्ट लेबर खर्च हुआ है 10,000 रुपए का, और हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो इसको डिवाइड करके ऐसे 10, इसके सामने 10 लिखेंगे। मान लो ये 5000 था तो 1000 से डिवाइड करके यहाँ 5 लिखेंगे। मान लो ये 2000 था तो 1000 से डिवाइड करके यहाँ 2 रुपया लिखेंगे। अब इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना, किसको? ये सब कुछ ऐड हो जाएगा, मटेरियल प्लस लेबर, मटेरियल प्लस लेबर। तो यहां जो कॉस्ट आएगी हमारी, इस कॉस्ट को कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। क्या कहा जाता है? प्राइम कॉस्ट। इसको और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट कॉस्ट। किस नाम से? फर्स्ट कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको प्रथम लागत कहते हैं, प्राथमिक लागत कहते हैं, मूलभूत लागत कहते हैं, मूल लागत कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको फर्स्ट कॉस्ट कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं, प्राइमरी कॉस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं प्राइमरी कॉस्ट? क्योंकि किसी वस्तु के उत्पादन में जो मूल है, मूल जो है वो जड़ से लिया गया शब्द। जैसे एक पेड़ होता है तो उसकी मूल होती है, जड़ होती है जो जमीन से लगी हुई होती है। ठीक इसी तरीके से किसी वस्तु के उत्पादन में जो मटेरियल और लेबर है ये उसकी मूल है, उसकी जड़ है। जड़ जितनी अधिक मजबूत होगी आपका वृक्ष उतना ही अधिक फल फूल देगा, उतना ही अधिक बेहतर छाव देगा। तो इसी तरीके से जितना बेहतरीन आपका मटेरियल और लेबर लगा होगा किसी भी वस्तु के उत्पादन में, उसकी क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। और यही मूल चीजें हैं। मूल का तात्पर्य दूसरे अर्थों में यह है कि जो ओवरऑल कॉस्ट है उसमें बड़ी हिस्सेदारी मटेरियल और लेबर की है। इस वजह से इसको प्राइम कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई है? जी सर क्लियर हो गई है। तो प्राइम कॉस्ट यहां पर हमारा आ गया है। अब देखो दो चीजें हो गई,
मटेरियल प्लस लेबर बराबर क्या होता है, प्राइम कॉस्ट। मटेरियल प्लस लेबर बराबर क्या होता है, इसको हम जोड़ते हैं यहां तो क्या बनता है, ये प्राइम कॉस्ट। अब बात किसकी आती है, मशीन की आती है। मशीन कहां होती है, फैक्ट्री में होती है। बात किसकी आई, मशीन की। मशीन कहां होती है, फैक्ट्री में। तो यहां पर हमने आपको जब शुरुआत में पढ़ाया था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तो मैंने कहा था यहां हम लोग एक्सपेंसेस वर्ड यूज नहीं करते, यहां यूज करते हैं ओवरहेड। ओवरहेड मीन्स द ग्रुप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनके समूह को ओवरहेड कहा गया, और 3 ओवरहेड में उसको विभाजित किया गया, एक फैक्ट्री का, एक ऑफिस का, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मशीन कहां होती है, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में केवल मशीन के खर्चे नहीं होते, बहुत सारे और खर्चे होते हैं। इस वजह से इसको एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या करेंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। ओके, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने खर्च होंगे वो सारे के सारे कहां डालेंगे, फैक्ट्री के अंदर डाल देंगे। अब कौन से खर्च होंगे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आएंगे, देखो आपको बस ये पता होना चाहिए। जैसे रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री। जो कारखाने का किराया है, उसका इंश्योरेंस है, उसका टैक्स है, वो सब कहां आएगा, फैक्ट्री में आएगा। हीट एंड लाइटिंग, हीट एंड पावर एंड लाइटिंग, ये सब कहां आएगा, फैक्ट्री के अंदर। ये हमें चाहिए। डेप ऑन मशीन, डेप ऑन मशीन एंड बिल्डिंग। मशीन और बिल्डिंग के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कहां चाहिए, वो सब कुछ फैक्ट्री के अंदर चाहिए। देखो ये सब कहां आ रहा है, फैक्ट्री के अंदर आ रहा है। बात क्लियर हो रही है, जी सर क्लियर हो रही है। अब थोड़ा ये फॉर्मेट को हमको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने में मेरे पास जगह तो इतनी ही है, इसी में हमको पूरा शिफ्ट करना है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो हमने इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ा लिया है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड बिल्डिंग हो गया है। इसके बाद में हमें और क्या चाहिए, तो देखो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर, ये सब फैक्ट्री का पार्ट है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल यहां, डायरेक्ट लेबर यहां, इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर दोनों यहां पर। फोरमैन, फोरमैन सैलरी, गेटकीपर सैलरी, ये सब यहां पर आता है। ओके, कुछ जितनी चीजें हैं वो सब यहीं पर आएंगी। सुपरवाइजर सैलरी, एक चीज याद रखना, क्योंकि इन सारे खर्चों को याद रखना मुश्किल होगा, एक काम याद रखना, आप एक्सपेंस देखना और फिर ये सोचना कि ये कहां होता है। अगर मशीन में होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड के साथ आएगा, अगर फैक्ट्री के अंदर होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफिस ड्राइंग सैलरी, ये बहुत कंफ्यूज करता है। ऑफिस ड्राइंग सैलरी, ऑफिस ड्राइंग सैलरी देख करके ऑफिस का नाम इस बच्चे क्या करते हैं, इसको ऑफिस ओवरहेड्स में ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं करना ऐसा। यहां पर देखो ऑफिस ड्राइंग सैलरी लिखी हुई है। ऑफिस ड्राइंग सैलरी का मतलब जैसे आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसकी पैकिंग होती है, पैकिंग के ऊपर डिजाइन होती है, कुछ कार्टून्स बने होते हैं या कुछ अन्य चीजें बनी होती हैं। यही तो ये ड्राइंग है। ये काम कहां होता है, फैक्ट्री के अंदर होता है, ऑफिस के अंदर नहीं होता है। तो ऑफिस ड्राइंग सैलरी इज द पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, नॉट द पार्ट ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स। ओके, क्लियर है, जी सर क्लियर है। इसके बाद ये सब कुछ मैं करता चला आया, मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये चीजें समझ में आ रही हैं आपको, जी सर समझ में आ रही हैं, हमको एग्जैक्टली चीजें समझ में आ रही हैं।
यहां पर हमने टोटल कर लिया। किसका टोटल कर लिया? ये जो प्राइम कॉस्ट थी, यहां से लगाकर। अकाउंटिंग में लाइन का बहुत मतलब होता है। जब लाइन खींच रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि इसके नीचे टोटल कर रहे हैं, और फिर जहां तक लाइन नहीं खींची सबको मिलाकर टोटल करते हैं। तो सबको मिलाकर हमने यहां पर टोटल कर लिया। उसके बाद ऐड कर दिया इसके साथ। क्या ऐड किया? ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसके साथ ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को, और माइनस करेंगे आगे से वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग WIP लिखा करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इसको माइनस करेंगे। अब जो टोटल आया उसको फिर यहां लिख लिया। इसकी थ्योरी समझाऊंगा। देखो ये थोड़ा छोटा हमको लिखना पड़ रहा है क्योंकि जगह कम है, अभी फॉर्मेट बहुत लंबा जाएगा। अगर आपको सही से व्यू ना आ रहा हो तो क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिएगा, आपको बहुत क्लियर दिख जाएगा। ओके, बाकी राइटिंग तो जैसी है वैसी ही रहेगी। तो ये चीज हो गई। अभी ये समझाऊंगा ऐसा क्यों किया। फिर यहां से लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, यहां से माइनस कर देंगे सेल ऑफ स्क्रैप। अब जो यहां पर आएगा टोटल हमारा, अब जो टोटल आएगा उसको कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स ऑन कॉस्ट। बच्चा ये नाम जरूर याद रखना, ऑब्जेक्टिव पेपर में आपसे ये जरूर पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, फैक्ट्री कॉस्ट को और किस नाम से जाना जाता है, या वर्क ऑन कॉस्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स ऑन कॉस्ट एक ही बात होती है। अब समझो कि ये वर्क इन प्रोग्रेस और सेल ऑफ स्क्रैप क्या है, और इसको फैक्ट्री से क्यों माइनस किया गया। क्या रीजन है इसके पीछे? देखो, जो माल होता है वो 3 तरीके का होता है, जो स्टॉक है वो 3 तरीके का है, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। या ऐसे कह लें, सबसे पहले रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल क्या है? जो हमारे पास यहां पर हमने यूज किया, देखो रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस। जैसे इस मार्कर की बात करूं तो इसमें ये एक फाइबर का एक सेफ है इसका, इसके अंदर एक कॉटन का रिफिल पड़ा हुआ है जिसके अंदर इंक डाली गई। ओके, तो अगर फाइबर और वो कॉटन अलग अलग है बिल्कुल, तो वो रॉ मटेरियल है। ओके, लेकिन मान लीजिए कि ये पूरा बन चुका है, ये पूरा डिजाइन हो चुका है, अभी ये नहीं बना हुआ है, तो क्या इसको रॉ मटेरियल कहेंगे? नहीं कहेंगे, ये तो बन चुका है। क्या इसको फिनिश गुड्स कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक ये इसके ऊपर लग नहीं जाएगा तब तक मार्कर बनेगा नहीं। तो अगर इस सिचुएशन में है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ हो चुका है, कुछ हो रहा है। मान लो ये पूरा बन चुका है, इसके अंदर रिफिल नहीं डाली गई, तो क्या इसको रॉ मटेरियल कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या इसको फिनिश गुड्स कहेंगे? नहीं कहेंगे। फिनिश गुड्स वो है जो बिकने के लिए तैयार है, जब रिफिल नहीं तो बिकेगा कैसे। रॉ मटेरियल वो है जो अभी किसी शेप में आया ही नहीं है, ये तो ऐसा भी नहीं है। तो जो कुछ बन चुका है और कुछ बनने योग्य भी उसमें बचा हुआ है, उसको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। अब जब कुछ बन चुका है, कुछ बनेगा, तो कहां बनेगा? फैक्ट्री में बनेगा। इस वजह से ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड कर लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर देते हैं। इसके पीछे की थ्योरी क्या है? बहुत लंबी थ्योरी है, समझाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जहां जहां ऐड करते हैं, जहां जहां लेस करते हैं, ये इसलिए करते हैं, एक चीज सिंपल समझ लो, ताकि हम एक्चुअल कॉस्ट पे रहें। जैसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में 80,000 का वर्क इन प्रोग्रेस का था पिछले समय का, तो वो तो अब फिनिश गुड्स बन गया ना, तो उसको मैंने ऐड कर लिया, और इस बार फिर से मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो अगर क्लोजिंग माइनस नहीं करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट पे कैसे आएंगे? इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। क्लियर है? जहां जहां ओपनिंग ऐड होगा क्लोजिंग माइनस होगा, यही कॉन्सेप्ट होगा। अब बात आती है कि सेल ऑफ स्क्रैप क्यों माइनस किया सर? आपने सेल ऑफ स्क्रैप यहां पर भी कहा था, तो मैंने कहा था स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड। ये बहुत ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर, स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल सोल्ड मटेरियल से माइनस होता है, लेकिन कबाड़ अक्सर कहां निकलता है? मशीन में। मशीन का जीवन पूरा हो गया,
तो उसको बेचेंगे तो क्या कहेंगे, अवशेष है ना, कबाड़ है, तभी तो बेचा। तो मशीन कहाँ है, फैक्ट्री में है। मशीन की कॉस्ट को कहां चार्ज किया, फैक्ट्री में चार्ज किया। तो जो मशीन के कबाड़ को बेचने से मुझे रियलाइज हो गया वो तो ऑलरेडी मशीन की कॉस्ट में चार्ज है, इस वजह से उसको माइनस करो ताकि एक्चुअल कॉस्ट पता चले। तो जब कभी सेल ऑफ स्क्रैप लिखा होगा तो उसको फैक्ट्री से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो कॉस्ट आएगी वो हो जाएगी मेरी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स ऑन कॉस्ट। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये लगभग 40 मिनट के आसपास जाएगा। मैं सोच रहा था 20 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं समझना है, समझना तो आपको है। और आपको समझने के लिए चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है, मुझे लगता है। इस वजह से मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर लगातार आप मेरे साथ बने रहे तो आपको आज ही फॉर्मेट याद करा दूंगा, समझाते हुए और आपकी समझ में आते हुए। समझ में आपकी आया या नहीं आया ये तो आपके कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाएं बता सकती हैं, मैं इंतजार करूंगा। तो देखो, मैंने कहा था 6 स्टेप होते हैं, मटेरियल, लेबर, मशीन, 3 हो गए। अब आता है ऑफिस। तो अगला खर्च है हमारा जिसको हम कहेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। इसको और किस नाम से जाना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। किस नाम से, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। और किस नाम से, जनरल ओवरहेड्स। एक ही बात है, ऑफिस ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जनरल ओवरहेड्स, सब एक बात है। तनिक भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा दिमाग में। क्लियर जी सर, क्लियर। क्या क्या आएगा ऑफिस में, तो ऑफिस में क्या क्या होता है, जो कुछ होता है सब यहां पर आएगा। जैसे क्या आएगा, रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। ओके, अगर बिल्डिंग इनकी खुद की है तो डेप्ट ऑन ऑफिस बिल्डिंग। डेप ऑन ऑफिस बिल्डिंग लिखा हो तो ही यहां लाइएगा, अगर केवल डेप्रिसिएशन लिखा हुआ हो तो फिर यहां पर मत ले आइएगा, क्योंकि केवल डेप्रिसिएशन जो है ना वो फैक्ट्री का पार्ट है, या डेप ऑन बिल्डिंग हो तो भी फैक्ट्री का पार्ट है। ओके, अगर केवल सैलरी लिखा हो या सैलरी ऑफ स्टाफ लिखा हो तो सैलरी जो है, मैंने बताया वेज जो है वो हार्ड वर्क करने वाले, फिजिकल वर्क करने वालों को दी जाती है और वो लेबर हैं, वर्कमैन हैं। सैलरी स्मार्ट मेंटल वर्क करने वालों को दी जाती है और ये लोग ऑफिस में पाए जाते हैं। तो केवल अगर सैलरी या सैलरी ऑफ स्टाफ लिखा हो तो ऑफिस का पार्ट है, उसको वहां डायरेक्ट लेबर मान लीजिएगा। जर्नल एक्सपेंसेस या जर्नल एक्सपेंसेस या चार्जेस, कुछ भी लिखा हो आर चार्जेस, तो यहीं आएंगे, उनको आप ऑफिस में ही रखिएगा। ओके, अब थोड़ा फॉर्मेट को और बढ़ाना पड़ेगा हमको, क्योंकि इतने में भी वो नहीं आएगा। क्लियर है ना, चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ जी। इधर के कॉलम देखो छोटे छोटे हो गए, कोई बात नहीं, हमको अमाउंट तो लिखना नहीं है, इस वजह से कॉलम है यही, जो नाम यहाँ पर लिखा है वही कॉलम के नाम वहां पर भी हैं। फॉर्मेट को इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो यहां तक हो गया है। अगर पोस्टेज एंड टेलीग्राम की बात हो तो ये कहां चाहिए, ऑफिस में चाहिए। तो अगर पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्च है तो ऑफिस में आएगा, ठीक है ना। स्टेशनरी है तो कहां आएगा, ऑफिस के अंदर आएगा। टेलीफोन चार्जेस हैं, कितने खर्चे में लिखूं, ये सब ऑफिस में आएगा। ओके, बैंक चार्जेस है, क्योंकि अगर आप कहीं पर डीडी वगैरह कुछ बनवाते हैं तो वो सब ऑफिस का काम है, ये सब कहां आएगा, ऑफिस में आएगा। बात क्लियर है। तो देखो ऑफिस के सारे खर्चे, अब अगर आपको लग रहा है कि ये ऑफिस से रिलेटेड है तो फिर ऑफिस में ही जाएगा, मशीन पे नहीं है तो वहां नहीं रहेगा। अब इसका हम लोग टोटल कर लेंगे। ये वाली जो कॉस्ट आएगी, इस कॉस्ट को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये वाला हिस्सा ना वीडियो को थोड़ा हाई क्वालिटी पे करके ही देखिएगा अगर यहां तक पहुंच गए हैं हमारे साथ तो, क्योंकि आप तो देखते हैं व्यूज नहीं है वीडियो पे तो अच्छा नहीं होगा कंटेंट। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आप मेरे साथ लगातार बने रहे तो आपका पेपर अच्छा होगा, ये इस बात की गारंटी है, व्यूज अच्छे हो या ना हो।
चलो ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब माल बनकर के तैयार हो चुका है, माल बनकर के तैयार हो चुका है। फिर सुन लो, माल बनकर तैयार हो चुका है, क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर मटेरियल डाल दिया है, लेबर डाल दिया है, मशीन के सारे खर्चे मतलब फैक्ट्री इन्वॉल्व कर दी है, ऑफिस के सारे खर्चे इन्वॉल्व कर दिए। इतना ही तो होता है माल को बनाने में, तो माल बनकर तैयार हो चुका है। ओके, उस कॉस्ट को क्या नाम दिया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। हम कोई नए प्रोड्यूसर नहीं है, हम तो बहुत पहले से प्रोडक्शन करते आ रहे हैं। तो मेरे पास पिछले समय का कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रखा होगा, उसको भी तो मिला करके फिर हम बेचेंगे ना। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का फिर हम बेचेंगे ना, उसको अपने पास रखेंगे तो नहीं। तो क्या किया जाएगा? देखो, जब आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या करेंगे? ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ, अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को इसके साथ ऐड करूंगा। ओके, बात क्लियर? ऐड कर दिया। ध्यान रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की यूनिट्स की कॉस्ट यहां तब लिखी जाएगी जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो यूनिट की कॉस्ट नहीं लिखी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे, क्वेश्चन में कैलकुलेटेड होगी तो नहीं लिखेंगे। यहां पर अमाउंट लिखेंगे, जोड़ दिया, जो भी टोटल आया उसमें से लेस कर देंगे किसको? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, CS ऑफ FG, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं, जगह बहुत कम है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दूंगा, क्यों? क्योंकि वो मेरे पास रखा रह गया, उसको मैं बेच ही नहीं पाया। वो मेरे पास रखा रह गया, उसको मैं बेच ही नहीं पाया। तो अब क्या करूं? इसको माइनस कर दिया। अब जो कॉस्ट आई, उस कॉस्ट को क्या कहेंगे? ये तो मैंने माल बेच दिया, उसकी कॉस्ट है, इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करने पर जो कॉस्ट आती है उसको क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके हुए माल की लागत कहा जाता है। समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया है एकदम। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद तो बस माल को बेचना होता है और डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। माल बिकता नहीं, बेचना पड़ता है। जैसे गाय दूध देती नहीं, निकालना पड़ता है। तो माल बिकता तो सबका एक जैसा बिकता, लेकिन सबका एक जैसा नहीं बिकता। कुछ लोग का बहुत अच्छा बिकता है, कुछ का नहीं बिकता। इसका मतलब माल बेचना पड़ता है। जब माल बेचना पड़ेगा, जो काम हमको करना पड़ेगा उस पर कुछ एक्सपेंस करने पड़ेंगे। उन एक्सपेंसेस को क्या कहा जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहा जाएगा। और यहां पर हम माल को बेचने के संदर्भ में जितने खर्च करेंगे वो सब लिख लिए जाएंगे। तो यहां लास्ट कंडीशन हमारी होती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? माल को बेचने के संदर्भ में जितने खर्च करेंगे, माल को बेचने के संदर्भ में जितने खर्च करेंगे वो सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे क्या क्या आता है? माल बेचा उधार में, बाद में उसने हमको पेमेंट नहीं किया तो बैड डेब्ट्स हो गया, उसको हमने डिस्काउंट दे दिया, हमने अलाउंसेस दिए, कुछ अलाउंसेस दिए। अब कीप ऑफ डिलीवरी वैन, जो डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, हमको डिलीवरी वैन का आपकी मतलब उसके रख रखाव पर खर्च करना पड़ा। डेप्ट ऑन डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन पे डेप्रिसिएशन लगा। एडवर्टाइजमेंट, ओके, ये सब खर्च किससे रिलेटेड है? ये सब खर्च किससे रिलेटेड है? माल को बेचने के संदर्भ में रिलेटेड है। शोरूम एक्सपेंसेस, ओके, ये किससे रिलेटेड है? माल को बेचने के से रिलेटेड है। पैकिंग एक्सपेंस बहुत पूछा जाता है। माल को बेचने से रिलेटेड है। ये सब कुछ हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसको जोड़ दिया। अब क्या किया?
इसका टोटल कर लिया। अब हमारे पास कोई खर्च करने को नहीं बचा, सारे खर्च हो चुके हैं। मेरे पास कोई खर्च करने को नहीं बचा, सारे खर्च हो चुके हैं। इस वजह से इस कॉस्ट को क्या कहेंगे? टोटल कॉस्ट कहेंगे जी। क्या कहेंगे? टोटल कॉस्ट कहेंगे। कुल मिलाकर इतनी ही लागत आई हमारे द्वारा उत्पादित किए जाने वाले और बिक्री किए जाने वाले माल की। ये जो लागत है, इस लागत पर माल हमारा तैयार हो चुका है, बिकने के लिए एकदम तैयार हो चुका है, या ऐसे कहो हम बेच डाले हैं उसको। तो अब क्या चाहते हो? फाइनली आप प्रॉफिट चाहते हो, तो इसके साथ ऐड करो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। चाहते तो प्रॉफिट हो, लेकिन लॉस तो हो सकता है। तो अगर हम लोग टोटल कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड कर दें, अगर टोटल कॉस्ट के साथ प्रॉफिट को ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। कब? जब टोटल कॉस्ट के साथ प्रॉफिट को ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस आएगा। या फिर सेलिंग प्राइस दिया हो, इसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस करें तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। दोनों तरीके से, चाहे जैसे कर लो। सेलिंग माइनस टोटल कॉस्ट बराबर प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट माइनस लॉस बराबर सेलिंग प्राइस। बात क्लियर है? तो हमारा फॉर्मेट तैयार हो चुका है, बिल्कुल A to Z कंप्लीट फॉर्मेट। ये है हमारा फॉर्मेट। अगर इतनी चीजें जितनी मैंने आपको आज बता दी हैं, इतनी आपको तैयार हैं, तो फिर क्वेश्चन चाहे जैसा आए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती नहीं है। और मैं फिर से कहता हूं, बात सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट की है। फॉर्मेट तैयार तो क्वेश्चन आपका, फॉर्मेट नहीं तैयार तो भैया क्वेश्चन गया। समझाने का मैं अपना पूर्ण प्रयास करता हूं, अपनी सामर्थ्य अनुसार। कितना समझ में आया ये तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से, अर्थात कमेंट के माध्यम से, जिनका मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई व्यक्ति काम करता है ना, तो बदले में ये जरूर चाहता है कि ये उसको पता चले कि इसका परिणाम क्या हुआ। और मेरे द्वारा किए जाने वाले इस कार्य का परिणाम सिर्फ और सिर्फ आप ही बता सकते हैं, क्योंकि हम दो पक्षकार हैं इसके। तो आपकी प्रतिक्रियाएं वांछित हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा उत्साहवर्धन करती हैं। पॉजिटिव निगेटिव किसी भी तरीके की हो, उत्साहवर्धन ही करती हैं। तो अच्छा लगा करे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करो। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है। मन करे तो पूरा करना, ना मन करे तो छोड़ देना। मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर ही रहा हूं, और कॉस्ट अकाउंटिंग आपको A to Z सारे चैप्टर सिक्वेंसली और पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ करवाऊंगा। यही नहीं, और कई बुक्स, मोस्टली बीकॉम सिलेबस की सभी बुक्स के वीडियोस मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो हम लोग अगले वीडियो से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर लेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से कहूंगा, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब की जिम्मेदारी आपकी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।